नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकृष्ण शर्मा फिर से उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। बात चल रही थी कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र पर। हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र के भाग ब में काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अलंकार प्रकरण। अलंकार प्रकरण के अंतर्गत हम लोगों ने पाठ्यक्रम में शामिल 8 में से 4 अलंकारों पर चर्चा कर ली है। हमने प्रतीप अलंकार पढ़ा, व्यतिरेक पढ़ा, विभावना पढ़ा और विशेषोक्ति अलंकार पढ़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शेष 4 अलंकारों पर चर्चा करेंगे। हम पढ़ेंगे अन्योक्ति, समासोक्ति, दृष्टांत और मानवीकरण अलंकार। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की 5वें अलंकार जिसका नाम है अन्योक्ति अलंकार। उसके साथ शीर्षक लगाते हैं, अलंकार का नाम है अन्योक्ति। अन्य धन उक्ति शब्द का निर्माण हुआ है अन्य धन उक्ति, 2 शब्दों से मिलकर के अन्य उक्ति। क्या अर्थ होता है अन्योक्ति का? सीधे साधे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो अन्योक्ति का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति को संबोधित करना है, सूचित करना है, उसको सूचित करने के लिए किसी अन्य का उदाहरण दिया जाए, किसी अन्य बात को कहा जाए, अन्य कथन को कहा जाए, उक्ति को कहा जाए। हम इसकी जब परिभाषा देखेंगे, इसकी परिभाषा में यह आता है कि जहां काव्योक्ति में अप्रस्तुत को माध्यम बनाकर प्रस्तुत अर्थ को सूचित किया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार या अन्योक्ति अलंकार को अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहते हैं। लिखते हैं एक परिभाषा, जहां काव्योक्ति में पाया जाता है। क्या परिभाषा लिखी? पहले ही बताया आपको कि जहां अप्रस्तुत को माध्यम बनाकर प्रस्तुत अर्थ को सूचित किया जाएगा, वहां अन्योक्ति या अन्योक्ति का ही दूसरा नाम है अप्रस्तुत प्रशंसा। हमें ऐसा लगेगा कि अप्रस्तुत का वर्णन हो रहा है, जबकि वास्तव में प्रस्तुत अर्थ को सूचित किया जाता है। अन्योक्ति अलंकार पाया जाता है। लिखते हैं अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा समझने के बाद में एक अच्छा सा उदाहरण। अप्रस्तुत प्रशंसा या अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण लिखते हैं। नहीं पराग, नहीं कौन हवाल। बड़ा सुंदर उदाहरण है। कवि बिहारी सतसई में लिखते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि है बिहारी, और मिर्जा राजा जय सिंह विवाह करके आते हैं अपनी नवोड़ा रानी के प्रेम में, इतने निमग्न हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि राजकाज में ध्यान देना छोड़ देते हैं। कवियों की इतनी मजाल कि वो अपने राजा को सीधा सीधा कह दे कि हे महाराज आप क्या कर रहे हैं। इतना सामर्थ्य उनमें नहीं होता था। कवि कैसा भी हो, राजा एक आदेश में सर कलम करवा देते। अब भाई साहब, कवि को अपना कर्म भी तो निभाना है। कवि का कर्म है राजा रास्ते से भटके तो उसको रास्ते पर लाना। क्या कहते हैं कवि बिहारी अपने महाराज के पास में एक छोटा सा पत्र लिख करके भेजते हैं, और उस पत्र में एक 2 पंक्तियों का दोहा लिख करके भेजते हैं, और उस दोहे के माध्यम से अपने राजा को सूचित करते हैं और कहते हैं, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंदियो आगे कौन हवाल। नहीं पराग, न तो इसमें पराग है, न ही इसमें अभी मधुर मधु है, इसमें कोई मिठास भी नहीं है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अभी तक ये कली विकसित भी नहीं हुई है। अली कली सौ बंदियो, अली अली होता है भ्रमर, और यहाँ अली भ्रमर कह करके संबोधित किया है राजा जय सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह को, कि हे अली
तू अभी से इस कली के प्रेम में मोह में इतना बंध गया है, आगे कौन हवाल, आगे तेरा क्या हाल होगा तुझे पता ही नहीं है। तो इस तरह राजकाज छोड़ करके अगर रानी के प्रेम में ही डूबा रहा तो क्या हालात होने वाले हैं इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। अब राजा को अर्थ समझ में भी आ गया, उसे पता चल गया कि अली कौन है और कली कौन है। कली शब्द आया है मिर्जा राजा जयसिंह की नवोड़ा पत्नी के लिए, नवोड़ा रानी के लिए, लेकिन अली, कली, भ्रमर, ये सारे जितने भी जो शब्द है ये सारे के सारे शब्द अप्रस्तुत होते हुए भी प्रस्तुत अर्थ को सूचित करते हैं। तो इसलिए यहां प्रस्तुत है राजा जयसिंह। स्पष्टीकरण में आपको लिखना है कि प्रस्तुत उदाहरण में प्रस्तुत राजा जयसिंह और उनकी पत्नी नवोड़ा रानी के लिए यहां अली और कली शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अप्रस्तुत है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ को सूचित किया गया है। अतः यहां कौन सा अलंकार होगा? अब आप एक साथ मेरे साथ में बोल दीजिए कि यहां अलंकार होगा अन्योक्ति, क्योंकि अन्य के माध्यम से प्रस्तुत को सूचित किया गया है। तो अप्रस्तुत प्रशंसा या अन्योक्ति अलंकार पाया गया है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे हम अन्योक्ति अलंकार के और भी उदाहरण। आपको चर्चित जो उदाहरण आपको याद है और आसानी से याद रह सकता है आपके लिखने के लिए, आपको नया उदाहरण भी लिखवाया जा सकता था, लेकिन अभी आपको नया उदाहरण याद करने का समय नहीं है। इसलिए नए उदाहरण आपको जब अलंकार समाप्त होंगे तो इस वीडियो के अंत में आपको कुछ चुनिंदा उदाहरण, कुछ नए उदाहरण आपको लिखवाए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का हमारा दूसरा और पाठ्यक्रम का छठा अलंकार। पढ़ते हैं नया अलंकार नंबर 6, अन्योक्ति के बाद समासोक्ति। कैसे बना है शब्द? समास धन उक्ति बराबर समासोक्ति। समास और उक्ति शब्द के मेल से बना है समासोक्ति। अन्योक्ति और समासोक्ति में अंतर पिछले ही पेपर में पूछा गया है, 2019 के अंदर पूछा गया है। चलिए, पढ़ा हुआ ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता, केवल यह नहीं सोचना है। यह वीडियो केवल 12वीं वालों के लिए नहीं है। जो मेरे साथी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आदि विविध प्रकार की साहित्य और काव्य शास्त्र जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह अलंकार बड़ा महत्वपूर्ण अलंकार है, समासोक्ति। ध्यान से देखते हैं समासोक्ति अलंकार कहाँ होता है। जहाँ काव्योक्ति में प्रस्तुत का वर्णन, अब की बार ध्यान दीजिएगा, वहाँ वर्णन अप्रस्तुत का हो रहा था, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को सूचित किया जा रहा था। यहाँ परिभाषा यह कहती है कि प्रस्तुत का वर्णन इस प्रकार के विशेषणों से युक्त करके किया जाए कि प्रस्तुत में ही अप्रस्तुत का बोध होने लगे। वापस बोल रहा हूं कि प्रस्तुत का वर्णन होगा आपकी बार। प्रस्तुत का वर्णन इस प्रकार के विशेषणों के साथ किया जाए कि उसमें अप्रस्तुत का बोध होने लगे, वहां समासोक्ति अलंकार पाया जाता है। दोनों में अंतर हो गया ना, एक में अप्रस्तुत का वर्णन हो रहा था और अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ को सूचित किया जा रहा था। यहां वर्णन होगा प्रस्तुत का ही, लेकिन उसमें हमें अप्रस्तुत का भी बोध होने लगेगा। साथ साथ में प्रस्तुत भी लगेगा और प्रस्तुत के साथ में कुछ विशेषण ऐसे होंगे, उन विशेषणों के कारण हमें अप्रस्तुत भी साथ ही लगने लगेगा। देखते हैं, परिभाषा लिखते हैं इसकी। जहां काव्योक्ति में पाया जाता है। परिभाषा क्या कहती है कि जहां काव्योक्ति में वर्णन मात्र प्रस्तुत का हो, लेकिन प्रस्तुत के साथ इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया जाए कि प्रस्तुत में ही हमें अप्रस्तुत का भी बोध होने लगे। कवि वर्णन केवल प्रस्तुत का करेगा, लेकिन उन प्रस्तुत के लिए ऐसे विशेषण शब्दों का प्रयोग साथ में जोड़ा जाएगा, उन विशेषणों के कारण हमें प्रस्तुत में भी अप्रस्तुत का बोध होने लगेगा। बस इतनी सी बात समझने की है। देखते हैं, उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण से यह परिभाषा और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। लिखते हैं एक उदाहरण। उदाहरण लिखते हैं।
चंपलता सुकुमार सुंदर श्याम तमाल। देखिए कवि क्या लिखता है कि चंपलता सुकुमार तू धन तो भाग्य विशाल, तेरे डिग सोहत सुखद सुंदर श्याम तमाल। कवि वर्णन करता है एक चंपलता, चंपे की जो बेल होती है ना, चंपलता चंपक की जो बेल होती है उसके लिए। चंपलता सुकुमार तू बड़ी सुकुमार है, धन तो भाग्य विशाल, तेरे जो भाग्य है ना वो भी बड़ा विस्तृत, तेरे भाग्य भी बहुत बड़े हैं। तेरे डिग सोहत सुखद, तेरे पास में सोहत का मतलब होता है सुहावने लग रहे हैं, सुखद यानी सुखद भी है। सुंदर श्याम तमाल, श्याम वर्ण के जो तमाल के वृक्ष है वो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ चंपलता सुकुमार, तो सुकुमार शब्द जो है ना इस प्रकार का विशेषण है जो विशेषण राधा जी के लिए काम में लिया जाता है। धन तो भाग्य विशाल, राधे तू बड़ भागिनी कहा जाता है ना, बड़ा भाग्य किसका, राधा का। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तो इसलिए धन तो तेरे भाग्य बड़े हैं, तो ये भाग्य का बड़ा होना, विशाल होना, ये भी राधा जी के लिए आने वाले विशेषण हैं। तो इसलिए चंपलता के अंदर राधा जी का बोध होने लग गया। चंपलता प्रत्यक्ष है, प्रस्तुत है, लेकिन अप्रस्तुत राधा जी का बोध उस चंपलता में होने लग गया, क्योंकि सुकुमार और बड़े भाग्य वाली बताया गया, ये विशेषण है उसके। इसलिए फिर अब कृष्ण के लिए क्या आया, आगे देखिए, तेरे डिग सोहत सुखद। डिग शब्द का अर्थ होता है पास में, निकट या पास, कि तेरे पास में हर समय शोभायमान होते हैं, जो आंखों को सुख देते हैं, सुखद है, सुख देने वाले हैं। सुंदर श्याम तमाल, जो सुंदर भी है, श्याम वर्ण। बस ये जो श्याम शब्द है ना, सारा खेल इस श्याम ने किया। श्याम शब्द श्रेष्ठ पद है, क्योंकि श्याम का अर्थ काला होता है और श्याम का मतलब ही कृष्ण होता है। तमाल के वृक्षों के लिए विशेषण आया श्याम, क्योंकि तमाल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं और वो काले रंग के होते हैं, तो इसलिए कालीमा होती है। वैसे तो वृक्ष तो हरे होते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होते हैं और दूरी के कारण उनका वर्ण जो है वो काला सा दिखाई देने लगता है। लेकिन ये श्याम वर्ण के कारण या श्याम शब्द के कारण यहाँ सारा खेल ही बदल गया। अप्रस्तुत का बोध होने लग गया प्रस्तुत में। तो स्पष्टीकरण में क्या लिखना है, जब आप इसका स्पष्टीकरण लिखें तो उसमें आप ये बताएं कि प्रस्तुत उदाहरण में चंपलता, दो शब्द काम में लें, चंपलता और श्याम तमाल। चंपलता और श्याम तमाल जो प्रस्तुत है उसके लिए इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया गया है। सुकुमार, बड़े भाग्य वाला, श्याम वर्ण, तमाल के लिए श्याम, इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग होने के कारण इसमें राधा, चंपलता में राधा और तमाल के वृक्ष में कृष्ण का बोध होने लग गया, जो अप्रस्तुत है। प्रस्तुत के साथ इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग होने के कारण अप्रस्तुत का बोध हुआ और इसलिए यहाँ समासोक्ति अलंकार है। इस प्रकार आप समासोक्ति और अन्योक्ति में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। पूरा कंसेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए कि समासोक्ति अलंकार कहाँ होता है और अन्योक्ति अलंकार कहाँ होता है। एक बार फिर से अंतर बता देता हूँ। अन्योक्ति अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को सूचित किया जाएगा। यहाँ प्रस्तुत का ही वर्णन होगा, लेकिन प्रस्तुत के साथ विशेषणों का इस प्रकार का प्रयोग होगा कि हमें प्रस्तुत में ही अप्रस्तुत का बोध होने लगेगा। लीजिए बढ़ते हैं आगे एक नए अलंकार की ओर। अन्योक्ति और समासोक्ति को पढ़ने के बाद अब अलंकार नंबर है 7 और नाम है दृष्टांत। मिटा देता हूं इसको। पढ़ते हैं 7वां अलंकार, नाम है दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार। कहाँ होता है दृष्टांत अलंकार? दो वाक्य होंगे, एक होगा उपमेय वाक्य, एक होगा उपमान वाक्य। उन दोनों वाक्यों में परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध होगा। बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध होने के कारण उपमेय वाक्य में कही गई बात को नीचे उपमान वाक्य में प्रमाणित करने के लिए एक दृष्टांत दिया जाएगा।
वहाँ दृष्टांत अलंकार पाया जाता है। पहले एक सामान्य सी बात कही जाएगी, उस बात को प्रमाणित करने के लिए इस प्रकार का दृष्टांत प्रस्तुत किया जाएगा। वो दृष्टांत किसी भी वेद का, पुराण का, किसी ऐतिहासिक घटना का, किसी भी बात का हो सकता है, जिससे ऊपर वाली बात जो उपमेय वाक्य में कही गई है वो प्रमाणित हो जाएगी। और दूसरी बात यह होगी कि उन दोनों वाक्यों में परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध होगा। अब ये बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध क्या होता है और यह समझ में आएगा उदाहरण करने से पहले एक व्यवस्थित परिभाषा लिखते हैं। मैं परिभाषा लिखने से पहले ही आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि इसमें दो वाक्य होंगे और दोनों वाक्यों में परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध होगा। लिखते हैं एक परिभाषा, जहां काव्योक्ति में पाया जाता है। क्या कहा? जो बात मैंने पहले बोली वो कि वो परिभाषा में लिखी है कि जहां परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध होगा और उपमेय वाक्य में कही गई बात को उपमान वाक्य में दृष्टांत द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। अब ये सब कैसे होता है, इसके लिए लिखते हैं एक उदाहरण। उदाहरण इस प्रकार है, कन कन जोरे टपकत रीतो होए। देखिए ऊपर एक बात कही गई है कि कन कन जोरे मन जुरे और खावत निबरे सोए, बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीतो होए। कन कन जोड़े, कण कण जोड़ने से, कण कण जोड़ने से, तो कण 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 जोड़ने से मन भर जुड़ जाता है। मन भर, मन होता है ना तोलने की एक इकाई, मन जुड़े। खावत निबरे सोए, लेकिन खाने से वो सब खत्म हो जाता है। निबरे, निबरे मतलब निवड़ना, खत्म होना, सोए यानी वही। बूंद बूंद ते घट भरे, ठीक वैसे ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है और टपकते रहने से वो क्या हो जाता है, रीतो होए। रीतो होए, रीतो का मतलब होता है रीतना, खाली होना, खाली होना। अब परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध कैसे है? देखो ऊपर जो बात कहेगी ना कण कण, वो की वो बात कहाँ है, बूंद बूंद। तो कण कण की परछाई कहाँ पड़ रही है, बूंद बूंद। ऊपर वाला उपमान उपमेय वाक्य है, यह उपमेय वाक्य है, और नीचे वाला जो है वो उपमान वाक्य है। ये दो वाक्य है। परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध कैसे कि कण कण में जो बात कही गई है वो की वो बात बूंद बूंद में है। मन जुड़े और यहां घट भरे, इसकी परछाई इस पे पड़ रही है, बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है। ऊपर बिंब है, नीचे प्रतिबिंब है। खावत तो टपकत, जो चीज खाने से खत्म होगी वो टपकने से खाली हो जाएगी। निबरे सोए और रीतो होए, इसके ऊपर इसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। यह है बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध। एक बात जो ऊपर उपमेय कथन में कही गई है उसको नीचे वाले उपमान कथन के अंदर प्रमाणित किया गया है दृष्टांत देख करके कि बिल्कुल साफ बात ऊपर एकदम सही कही गई है कि कण कण जोड़ने से मन जुड़ता है और वही चीजें खाते रहने से, निरंतर खाते रहने से खत्म हो जाती है। ठीक वैसे ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है और टपकता रहेगा तो वही घड़ा खाली हो जाएगा। और वैसे ही शब्दों का प्रयोग जैसा ऊपर वाली पंक्ति में किया गया है, ठीक वैसे ही शब्दों का नीचे बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए किया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, दृष्टांत। दृष्टांत के और उदाहरण देखेंगे इस वीडियो के अंत में, जिससे और ज़्यादा आपको एक बहुत सरल सा उदाहरण आता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। करत करत रसरी का आवत जात, वो चीज़ भी बिल्कुल एक सरल सा वृंद सत्सई की रचना जो है वृंद की, उसमें से जो उदाहरण लिया गया है करत करत अभ्यास थे, वो उदाहरण आप याद कर सकते हैं। उदाहरण में आपको और भी लिख पाऊंगा, अभ्यास के अंदर हम देखेंगे। उदाहरण अभ्यास में बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक नया अलंकार, हमारे पाठ्यक्रम का अंतिम अलंकार मानवीकरण, पर्सोनाफिकेशन। अंग्रेजी का जो अलंकार है उसको देखेंगे। अंग्रेजी साहित्य से ही हिंदी साहित्य में अलंकार आया है, छायावादियों का लाया हुआ अलंकार है मानवीकरण। उससे पहले ये मानवीकरण अलंकार छायावाद से पहले काव्य जगत में कहीं नहीं था। बाकी जितने भी अलंकार हम पढ़ते हैं वो संस्कृत काव्य शास्त्र से आए हुए हैं,
लेकिन यह अलंकार आयातित है, लिया गया है पाश्चात्य साहित्य से। लाने का श्रेय छायावादियों को है। पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। मिटाता हूं इसको, पढ़ते हैं। इसके बाद अंतिम अलंकार हमारे पाठ्यक्रम का नाम है मानवीकरण। अंग्रेजी में यह अलंकार पर्सोनिफिकेशन नाम से जाना जाता है। पाश्चात्य साहित्य से छायावादियों ने इस अलंकार को आयात किया है, वहाँ से लाया गया अलंकार है ये। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ प्रकृति के जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो। वो क्रियाएं जो सामान्य तौर पर मनुष्य किया करता है, वो प्रकृति के जड़ पदार्थों को करते हुए दिखाया जाए। जैसे मानवीय क्रियाएं होती है हंसना, रोना, बोलना, चलना फिरना, ये सब क्रियाएं अगर प्रकृति करे, जैसे पेड़ पौधे हंसे, तो आप सोचिए हंसना क्रिया मानव की है, पेड़ पौधे बातें करें, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो, हाँ मानते हैं कि मानवीकरण अलंकार छायावाद से आया है, लेकिन ऐसा वर्णन पिछले जो हमारे कवि है, चाहे वो भक्ति काल के हैं चाहे रीति काल के हैं, उन कवियों ने भी ऐसा वर्णन तो खूब किया है। हाँ, उस समय नाम नहीं पता था कि वो मानवीकरण अलंकार होता है, लेकिन विशेष रूप से मानवीकरण अलंकार को हम छायावाद और उसके बाद के कवियों में देखते हैं। चलिए लिखता हूं एक परिभाषा। जहां काव्योक्ति में अलंकार पाया जाता है, जहां काव्योक्ति में प्रकृति के जड़ या अमूर्त पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, अर्थात सामान्यतः जो क्रियाएं मनुष्य किया करता है वो प्रकृति करते हुए प्रकृति के उपादानों अलग अलग प्रकृति के अंगों द्वारा करते हुए दिखाया जाएगा, वहाँ मानवीकरण। वास्तव में वो मानवीकरण शब्द कैसे बना है? शब्द बना है मानव धन ई धन करण। मानवीकरण मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जब प्रकृति करेगी तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। चलिए देखते हैं इसका भी एक उदाहरण से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी परिभाषा। लिखते हैं एक उदाहरण। उदाहरण है चुपचाप खड़ी थी बात। चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। चुपचाप खड़े होना किसकी क्रिया होती है? मनुष्य की। चुपचाप खड़े होना। सुनना, चुपचाप खड़े होना, ये क्रियाएं जो होती है वो सामान्य तौर पर मनुष्य की क्रियाएं होती है, मानवीय क्रियाएं होती है। और इसको किसके द्वारा करते हुए दिखाया गया? वृक्षों की पंक्ति द्वारा। वृक्षपात वृक्षों की पंक्ति के द्वारा करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ अलंकार कौन सा हुआ? मानवीकरण। और भी मानवीकरण अलंकार के उदाहरण होंगे, देखेंगे हम। बढ़ते हैं आगे। 8 अलंकारों पर हमने चर्चा पूरी कर ली है और उम्मीद है इन 8 अलंकारों को पढ़ने के बाद में आपके बोर्ड परीक्षा के 8 अंक सुनिश्चित हो जाएंगे। क्योंकि प्रश्न ऐसे नहीं आएगा कि उदाहरण देंगे और आपको पूछेंगे इसमें कौन सा अलंकार है। प्रश्न आपको सीधा पूछा जाता है कि इस अलंकार का लक्षण या परिभाषा लिखते हुए उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, या इन 2 अलंकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सारा काम करने के बाद हम 8 अलंकारों को पढ़ चुके हैं। आज जो हमने 4 अलंकार पढ़े हैं, इन 4 अलंकारों से संबंधित कुछ और चर्चित उदाहरण या कुछ नए उदाहरण हम लोग करते हैं। इन उदाहरणों के द्वारा एक अभ्यास करते हैं, देखते हैं कि उन उदाहरणों में कौन सा अलंकार है। मैं कुछ मिश्रित उदाहरण आप लोगों के लिए लिखता हूं, मिटाता हूं पहले इसको। उदाहरण अभ्यास करते हैं। जो अलंकार हम लोगों ने पढ़े हैं उन्हीं अलंकारों के कुछ उदाहरण मैं लिखता हूं। पहला उदाहरण, पीने दे। 4 नए उदाहरण अभ्यास करते हैं एक छोटा सा इन उदाहरणों के माध्यम से। कौन सा उदाहरण किस अलंकार का है देखते हैं। पहला उदाहरण है, स्वार्थ सुकृतन श्रम विथा देखी विहंग विचारी,
बाज पराए पानी पर तू पच्छिन नहीं मारी। फिर एक बार मिर्ज़ा राजा जय सिंह का उदाहरण। कवि बिहारी लिखते हैं, उनके दरबारी कवि है बिहारी, लिखते हैं मिर्ज़ा राजा जय सिंह औरंगजेब के वश में होकर के शिवाजी महाराज पर चढ़ाई करने चले जाते हैं, उनसे लड़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। पता चल जाता है कि एक हिंदू सम्राट, एक हिंदू से ही हिंदवा सूरज जो है शिवाजी महाराज, उससे ही लड़ने जा रहे हैं, मराठा सरदार से लड़ने जा रहे हैं, और वो भी औरंगजेब के कहने से, औरंगजेब के बस में होकर के। तो उसको समझाते हैं। अब सीधा सीधा नहीं समझा सकते, इसलिए उनको फिर वही तरीका समझाने का, 2 पंक्तियों का एक दोहा लिख करके भेजते हैं। लिखते हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम था, न तेरा स्वार्थ है न ये सुकृत है, सुकृत नहीं अच्छा काम है, तेरा श्रम भी व्यर्थ जाएगा, श्रम वृथा देखी विहंग विचार। ये जो विहंग है ना, विहंग नहीं होता है पक्षी, किसके लिए आया है? ये आया है मिर्ज़ा राजा जय सिंह के लिए। बाज पराए पानी पर, बाज पराए पानी पर तू पच्छिन नहीं मारी। शिकारी जो पक्षी होता है ना, बाज, वो क्या करता है? अपने शिकारी के लिए क्या करता है? पक्षी मार मार के लाता है। तो ये बाज भी, तू शिकारी पक्षी है उसके लिए, औरंगजेब के लिए। कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अप्रस्तुत है। ना तो वहाँ कोई पक्षी है, ना ही कोई बाज है। ये सारे बाज और पक्षी, ये सारी चीज़ें, ये पक्षियों को नहीं मारना, मतलब जो देसी राजा है उन लोगों के लिए पंछीनु शब्द आया है। ये सारे शब्द अप्रस्तुत है और अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को सूचित किया गया है, इसलिए अलंकार होगा अन्योक्ति। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा उदाहरण। सिंधु सहज पर धरा बधु, अब तनी संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। क्या वर्णन करता है कवि जयशंकर प्रसाद? रचना है कामायनी। कामायनी में प्रलय के बाद का वर्णन है। जो बची हुई धरती है, चारों ओर पानी से घिरी हुई, उसका वर्णन करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, सिंधु सहज पर धरा वधु। सिंधु रूपी सहज पर क्या गजब का वर्णन किया गया। देखो, वर्णन सारा प्रस्तुत का है, लेकिन उसके लिए विशेषण ऐसे काम में लिए गए हैं। सिंधु सहज, सिंधु रूपी सहज, ठीक है, सिंधु के लिए सहज विशेषण आया है। और धरा वधु, धरा को बनाया गया है वधु, ठीक है। सिंधु सहज पर धरा वधु, जिस प्रकार सहज पर एक वधु बैठी होती है, अपनी सुहाग की सहज पर जिस प्रकार एक वधु बैठी होती है, वो संकुचित सी होती है। उस समय का वर्णन है जब वो प्रातः काल में बैठी है, मानिनी नायिका की तरह ऐठी हुई सी बैठी है। उस प्रकार से संकुचित सी, सिकुड़ी हुई सी धरती, चारों ओर पानी से घिरी हुई, ऐसा लग रहा है, ऐसी बैठी है जैसे कोई सिंधु रूपी सहज पर धरा रूपी वधु अपनी सहज पर बैठी हो। इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग हुआ है कि हमें प्रस्तुत में ही अप्रस्तुत का बोध होने लग गया, क्योंकि वर्णन तो समुद्र का और उस बची हुई पृथ्वी का है, लेकिन हमें एक सहज और उस पर बैठी हुई एक मानिनी नायिका का वर्णन भी लगने लग गया। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी, इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि हमें प्रस्तुत में ही अप्रस्तुत का बोध होने लग गया। इसलिए यहाँ अलंकार होगा समासोक्ति। अर्थ का पूरा आनंद लेंगे जब हम रस प्रकरण को पढ़ेंगे तब। अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ आपको। तीसरा जो उदाहरण है, मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे होए न दूजी बार, और पक्का फल जो गिरी परा बहुरी न लागे डार। ऊपर एक बात कही गई है और नीचे उस बात से उसका समर्थन किया गया है एक दृष्टांत दे करके। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जो जन्म है वो दुर्लभ है। होए न दूजी बार, वो दूसरी बार नहीं मिलता। पक्का फल और मनुष्य जन्म, ये दोनों ही क्या है? एक दूसरे पर बिंब प्रतिबिंब। ऊपर उपमेय वाक्य है, नीचे उपमान वाक्य है। मनुष्य जन्म की जो स्थिति होती है वही पक्के फल की होती है। पक्का फल एक बार गिर जाए तो फिर वो डाली पर दोबारा नहीं लगता। मनुष्य जन्म जो है एक बार मिलता है, उसके बाद दोबारा वो नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में कहते हैं कि मानव जन्म प्राप्त होता है, इसलिए दोबारा मिलने का कोई चांस नहीं है। लिखते हैं मनुष्य जन्म वैसा वैसा पक्का फल, दुर्लभ है, गिर पड़ा, होए न दूजी बार और बहुरी न लागे डार। पूरी पंक्ति का परस्पर सभी शब्दों के साथ में बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध होने के कारण यहां अलंकार होगा दृष्टांत। और अंतिम जो उदाहरण है वो उदाहरण देखते हैं। तनकर भाला यह बोल उठा,
पहली पंक्ति पढ़ते ही पता चल जाता है भाला बोलता है क्या? बोलना मानवीय क्रिया है। फिर एक बार मानवीय क्रिया का आरोप हो गया है। भाला जो निर्जीव है, जड़ पदार्थों पर जब मानवीय क्रिया का आरोप होता है वहां मानवीय गण अलंकार करता है। तनकर भाला यह बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। विश्राम करना, बोलना, शोणित की प्यास लगना और पीने के लिए आगे बढ़ना, ये सब क्रियाएं, विश्राम करना, पीना, आगे बढ़ना, प्यास लगना, बोलना, ये सब मानवीय क्रियाएं हैं। और इन मानवीय क्रियाओं का आरोप प्रकृति के जड़ पदार्थों पर जब किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस प्रकार से इन 4 नए उदाहरणों के साथ में आज के इस वीडियो के साथ में मैं काव्य शास्त्र का जो अपना प्रकरण चल रहा था भाग ब प्रश्न पत्र का, उससे विराम देता हूं। भाग स के अंतर्गत हम गद्य और पद्य की व्याख्याएं और हमारी जो सरयू पाठ्य पुस्तक है उसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 32 अंकों का भार लेकर के वो पाठ्य पुस्तक चलती है। उस पाठ्य पुस्तक पर एक बड़ी विहंगम दृष्टि डालेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।